हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नौकरी फॉर यू। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस 90s डे प्लानर के मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। ये डे 9 और 10 का वीडियो होने वाला है। फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पे परफेक्शन आईएएस 90s डे प्लानर के सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो वो आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। हमारा जो टारगेट है 1 के सब्सक्राइबर का, उसे पूरा करने में हमारी हेल्प करें। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस, हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें। आप कमेंट कर बता सकते हैं आपको और भी कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। इन वीडियोस को पूरा देखें क्योंकि ये आपके आगामी बीपीएससी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो ये रहा 9 और 10 दोनों डे का कंबाइंड है। टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पारित प्रमुख अधिनियम। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, अन्य प्रमुख अधिनियम, कामागाटू मारू प्रकरण, 1937 का प्रांतीय चुनाव, अगस्त प्रस्ताव। चलिए शुरू करते हैं अपना सबसे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये सारे कथन सही हैं। इसमें एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया है जिसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया गया। इस अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दे दी गई। इस कानून के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार अधिनियम 1935 की आलोचना में शामिल नहीं किया जाता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इसे शामिल नहीं किया जाता, बाकी सारे इनमें शामिल है। इस कानून के द्वारा प्रांतों में गवर्नर को असीमित अधिकार दे दिया गया। इसमें मुसलमानों हेतु पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी जिसके फलस्वरूप कालांतर में सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। इसमें भारत की राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा की गई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 इसलिए पास किया गया क्योंकि हम समझते थे कि भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व बरकरार रखने का यह सर्वोत्तम तरीका है। यह कथन किस व्यक्ति ने भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड लिनलिथगो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 1935 के भारत शासन अधिनियम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 1, 2, 3 तीनों कथन सही हैं। इन्हें देख लेते हैं। तो पहला है, 1935 के भारत शासन अधिनियम का सभी भारतीयों ने विरोध किया तथा कांग्रेस ने इसे एक स्वर से नामंजूर कर दिया। नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस सोशलिस्ट एवं साम्यवादी सत्ता में भागीदारी के खिलाफ थे तथा 1935 के भारत शासन अधिनियम के विरोध करने के पक्ष में थे। गांधी जी आरंभ में सत्ता में भागीदारी के विरोध में थे लेकिन बाद में सत्ता में भागीदारी का समर्थन किया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम में प्रावधान किया गया है तो कौन सा कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 1, 2, 3 तीनों कथन सही हैं। प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय न्यायालय की स्थापना, केंद्र में अखिल भारतीय महासंघ। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघीय संघ में रियासतों को शामिल करने का अंग्रेजों का वास्तविक इरादा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रीय नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को संतुलित करने के लिए राजकुमारों का उपयोग करना। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। बोल रहा है इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों। अंग्रेजों को भारतीय राष्ट्रवादियों को खुश करना पड़ा और इसका परिणाम भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित करना था। इस अधिनियम ने स्थानीय सरकारों को अधिक शक्ति प्रदान की और 1937 में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
बी भारत सरकार अधिनियम 1935 में वायसराय को अवशिष्ट शक्तियां दी गई। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था। यह कथन किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी सुभाष चंद्र बोस का। ऐसे कथनों वाले प्रश्न हमेशा बीपीएससी में देखे गए हैं, तो इन्हें याद रखें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक भारत शासन अधिनियम 1919 की एक विशेषता नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इस कानून के द्वारा केवल वयस्क पुरुषों को मत देने का अधिकार प्रदान किया है। ये नहीं है, बाकी सारे उसकी विशेषताएं हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की प्रमुख विशेषताओं पर विचार करें। तो बोल रहा है कौन सा कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 4। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया। इस कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने पहली बार निर्वाचन के सिद्धांत को भारत में स्वीकार किया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी सारे कथन सही हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस कानून के अनुसार केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। इस कानून के अनुसार मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मार्ले मिंटो सुधार 1909 के उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन एक निहित नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मुस्लिम बुद्धिजीवियों को मुस्लिम लीग से दूर रखना। अगला प्रश्न है मार्ले मिंटो सुधार 1909 की उपलब्धियों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। इस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार चुनाव प्रणाली सिद्धांत को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों को कुछ सीमित अधिकार प्रदान किए गए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की विशेषताओं में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सत्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में केंद्रीय व्यवस्थापिका स्तर पर कई प्रावधान किए गए। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केंद्रीय व्यवस्थापिका को द्विसदनीय संस्था बना दिया गया। अगला प्रश्न है मॉन्टेग्यू घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। भारतीय नेताओं को मॉन्टेग्यू घोषणा के संबंध में 2 मुख्य आपत्तियां थी। प्रथम आपत्ति यह थी कि घोषणा में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गई थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। भारत सरकार अधिनियम 1935 के निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 3। समस्त विषयों का बंटवारा 2 सूचियों में, ये गलत है, बाकी सही है। इन्हें देखते हैं। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। निम्न सदन का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीकों से प्रांतियों में स्वायत्तता प्रदान की गई थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 1937 के प्रांतीय चुनाव में राज्यों के किस युग्म में कांग्रेस को अस्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मध्य भारत एवं उड़ीसा। 1937 के प्रांतीय चुनाव में मद्रास, मध्य भारत, उड़ीसा, बिहार तथा संयुक्त प्रांत में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। बम्बई में स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत असम, पश्चिम बंगाल में वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई। इन राज्यों में मिली-जुली मंत्रिमंडल का गठन किया गया। गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बंगाल एवं पंजाब में गठित हुआ। बंगाल में मुस्लिम लीग एवं कृषक प्रजा पार्टी के गठबंधन की सरकार बनी थी। इस प्रकार कांग्रेस ने कुल 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी।
अगला प्रश्न है 1937 के प्रांतीय चुनावों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केवल 3। 1937 के प्रांतीय चुनाव के दौरान बिहार में विधानसभा की कुल सीटें 152 थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है फरवरी 1938 ईस्वी में संयुक्त प्रांत एवं बिहार प्रांत की कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने क्यों त्यागपत्र दे दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, राज्य सरकार एवं गवर्नरों के बीच कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर मतभेद होने पर। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। 1937 ईस्वी में कांग्रेस ने कुल 8 प्रांतों में मंत्रिमंडलों का गठन किया। इस दौरान किस एकमात्र प्रांत की सरकार ने उत्तेजक भाषण देने के आरोप में 2 समाजवादी नेताओं को गिरफ्तार कर दंडित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मद्रास। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 1937 में प्रांतीय विधान परिषद के लिए भी चुनाव संपन्न हुए थे। प्रांतों एवं विधान परिषद की कुल सीटों का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ सारे दिए गए हैं। तो मद्रास में हो जाएगा 46, मद्रास में हो जाएगा 46, बम्बई 26, उत्तर प्रदेश 52। 1937 में 5 विधान परिषदों के लिए चुनाव हुए थे। इनमें कांग्रेस के प्राप्त सीटों का विवरण इस प्रकार है, उन्हें भी देख लेते हैं। तो बंगाल में हो जाएगा 9, उत्तर प्रदेश 8, मद्रास 26, बम्बई 13, बिहार 8। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथ ने एक घोषणा की कि जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रावधान अगस्त प्रस्ताव में शामिल नहीं था? तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा शामिल नहीं था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी शामिल नहीं था, बाकी सारे शामिल थे। इन्हें देखते हैं। अतिशीघ्र वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा। भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। अल्पसंख्यकों को विश्वास में लिए बिना कोई भी संवैधानिक परिवर्तन लागू नहीं किया जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पाकिस्तान के मांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पूछ रहा है कौन सा सही है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 1, 2, 3। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव को तैयार करने में खलीक उज़्ज़मा, फजल उल हक तथा सिकंदर हया खान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रस्ताव को फजल उल हक ने प्रस्तुत किया तथा खलीक उज़्ज़मा ने इसका अनुमोदन किया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 23 मार्च 1942। अगला प्रश्न है क्रिप्स मिशन के मुख्य प्रस्तावों पर विचार करें। तो देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। इसमें बोल रहा है कि कौन सा सत्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। सबसे पहले 1 को देख लेते हैं। पहला है युद्ध पश्चात संविधान निर्माण हेतु संविधान निर्मात्री परिषद का गठन, और दूसरा है डोमिनियन दर्जे के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्रिप्स मिशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो करेक्ट आंसर होगा सी, 1, 2, 4। ब्रिटिश संसद, एक मिनट फ्रेंड्स, ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा। इस मिशन का वास्तविक उद्देश्य युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। युद्ध की समाप्ति के बाद नए संविधान निर्माण हेतु संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक क्रिप्स मिशन की असफलता के कारणों में शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नहीं है, बाकी सारे हैं। इन्हें देखते हैं। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिए जाने के कारण देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए निर्वाचन के स्थान पर मनोनयन की व्यवस्था, और लास्ट है प्रांतों को भारतीय संघ से पृथक होने तथा पृथक संविधान बनाने की व्यवस्था, जो कि राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत के विरुद्ध थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था।
लीग द्वारा क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकार करने के पीछे निम्न में से कौन एक कारण सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नहीं है, बाकी सही भी है। एकल भारतीय संघ की व्यवस्था, संविधान निर्मात्री परिषद के गठन का जो आधार सुनिश्चित किया गया था वह उसे स्वीकार नहीं था। प्रस्तावों में मुसलमानों के आत्मनिर्णय के सिद्धांत तथा पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। क्रिप्स प्रस्तावों ने हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम उसके प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हो सकता है कि भविष्य में भी हम पर शासन किया जाता रहे। यदि अंग्रेज भारत से वापस चले जाएं तब हमें कोई नया आंदोलन प्रारंभ नहीं करना चाहिए। विश्व युद्ध ने भारत को एक सुअवसर प्रदान किया है कि वह अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर ले। हमें केवल साधारण आश्वासन पर निर्भर रहकर इस सुअवसर को खोना नहीं चाहिए। क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में यह कथन किसका है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, क्रिप्स प्रस्तावों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो करेक्ट आंसर होगा 1 और 2। क्रिप्स मिशन के भारत आने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। क्रिप्स प्रस्तावों के समय ब्रिटेन के विदेश मंत्री एमरी थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ग्वालियर टैंक बैठक में गांधी जी द्वारा विभिन्न वर्गों को निर्देश दिए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बी और सी। सैनिक भारतीयों पर गोली नहीं चलाए। जमींदार यदि सरकार समर्थक हो तो लगान अदा करना बंद कर दें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बाकी सुमेलित हैं। ऑपरेशन 0 आवर 9 सितंबर, आज़ाद हिंद फौज, मोहन सिंह। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई। सतारा में स्थापित समानांतर सरकार सबसे लंबी अवधि तक चली। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बलिया में। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन के अभिलक्षण थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1, 3, 4। भारत से ही यह ग्रामीण विद्रोह था। हिंसा का अभूतपूर्व प्रयोग इसकी विशेषता थी। राज्य द्वारा प्रचंड दमन इसकी विशेषता थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख चरणों को निरूपित करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल 1, 2। हड़तालें, बहिष्कार एवं नगरीय केंद्रों पर धरने, औपनिवेशिक शासन तथा सत्ता के अनेक प्रतीकों और साधनों यथा रेलवे, टेलीग्राफ लाइनों एवं सरकारी भवनों पर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक हमले। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। गांधी जी ने किस प्रस्ताव के संबंध में कहा था कि यदि कांग्रेस ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वर्धा प्रस्ताव। बढ़ते अगले प्रश्न पर। किस आंदोलन के प्रारंभ होने से पहले बिहार के तत्कालीन राज्यपाल स्टीवर्ट ने सरकार को लिखा कि चावल की कोई कमी नहीं है पर वह बाजार में नहीं आएगा। सरकारी अधिग्रहण से बचने के लिए व्यापारियों ने अपने जखीरों को बैंकों के पास बंधक रख दिया है। पता चलता है कि उत्तर बिहार में बैंकों के पास बंधक अनाज उसका 3 गुना है जितना इस मौसम में सामान्यतः रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भारत छोड़ो आंदोलन। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सत्य है? तो करेक्ट आंसर होगा डी, ये सभी। कांग्रेस कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 को वर्धा की अपनी बैठक में गांधी जी के संघर्ष के निर्णय को अपनी स्वीकृति दे दी। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी के प्रस्ताव अंग्रेजों भारत छोड़ो को स्वीकार कर लिया। इस संघर्ष का नेता गांधी जी को घोषित किया गया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर।
1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1 2 3। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेशनल हेराल्ड एवं हरिजन अखबारों का प्रकाशन पूरी तरह बंद रहा। इस आंदोलन के दौरान काशी विश्वविद्यालय के छात्र भारत छोड़ो का संदेश फैलाने के लिए गांवों में जाते थे। बिहार के तिरहुत प्रखंड में इस आंदोलन के 2 सप्ताह तक कोई सरकार नहीं थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कई भागों में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समानांतर सरकार एवं भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नहीं है, बाकी सारे सही हैं, उन्हें देख लेते हैं। आंदोलन के दौरान पहली ऐसी सरकार बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी। इस सरकार ने जिलाधिकारी से सारे अधिकार छीन लिए तथा सभी गिरफ्तार कांग्रेसी नेताओं को रिहा कर दिया। दूसरा, बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान पर जातीय सरकार राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया। इस सरकार ने धनी लोगों का अतिरिक्त धन गरीबों में बांट दिया। तीसरा हो जाएगा, सतारा महाराष्ट्र की समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यहाँ प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई। सरकार की स्थापना में वाई.बी. चौहान तथा नाना पाटिल इत्यादि शामिल थे। तो ये तीनों सही हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त के दिन ही कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। फलस्वरूप यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त हो गया। आंदोलन के दौरान व्यापक रूप से हिंसा एवं तोड़फोड़ प्रारंभ हो गई। सरकार भी आंदोलन का कड़ाई से दमन कर रही थी। इस सरकारी दमन के खिलाफ गांधी जी ने पूना के आगा खां महल में ही 21 दिनों की भूख हड़ताल आरंभ की। गांधी जी के इस भूख हड़ताल का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं था? तो देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नहीं था, बाकी है जनता के मनोबल में वृद्धि करना, ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का प्रसार, राजनीतिक गतिविधियों के संचालन को नया अवसर प्रदान करना। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो करेक्ट आंसर होगा सी 1 2 3। 9 अगस्त की सुबह सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करके ऑपरेशन जीरो चलाया गया। ऑपरेशन जीरो के तहत गांधी जी को गिरफ्तार कर पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया था। कांग्रेस के अन्य नेताओं को गिरफ्तार करके अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान घटित विभिन्न घटनाओं को क्रम में सजाएं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1 3 2 4। वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942। ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस की सभा 8 अगस्त 1942। ऑपरेशन जीरो आवर 9 अगस्त 1942। गांधी जी की रिहाई 6 मई 1944। तामलुक में राष्ट्रीय सरकार या जातीय सरकार की स्थापना 17 दिसंबर 1942। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सर टी.वी. सप्रू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा, संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान मान्य, कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता है, ये सभी शामिल थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1 2 3। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। वे 1919 में सिविल सेवा की तैयारी करने हेतु लंदन चले गए थे। 1938 में उन्होंने कांग्रेस के भीतर ही एक गुट ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को क्रम में सजाएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1 सितंबर 1942। आज़ाद हिंद फौज की भूमिका के बारे में भारतीय एवं जापानी अधिकारियों के बीच मतभेद उत्पन्न दिसंबर 1942। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 21 अक्टूबर 1943।
सुभाष चंद्र बोस द्वारा रेडियो पर गांधी जी को संबोधन जुलाई 1944। बढ़ते अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन एक आज़ाद हिंद फौज का ब्रिगेड नहीं था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी कैप्टन मोहन सिंह ब्रिगेड। सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड था, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड था और रानी झांसी ब्रिगेड था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सीआर फॉर्मूले का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए देश की सांप्रदायिक समस्या को सुलझाना। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। जून 1945 में तत्कालीन भारतीय वायसराय वेवेल द्वारा भारत में गतिरोध को समाप्त करने के लिए जो योजना प्रस्तुत की गई उनमें निम्न में से कौन सी एक बात नहीं थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नहीं था। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को पुनर्गठित किया जाए तथा उसमें सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा। गवर्नर जनरल बिना कारण निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। 25 जून 1945 को वायसराय लॉर्ड वेवेल के द्वारा शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किस व्यक्ति द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है 1945-46 में हुए केंद्रीय एवं प्रांतीय चुनाव के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1, 2, 3। केंद्रीय व्यवस्थापिका के लिए चुनावों में कुल जनसंख्या का केवल 1% ही मताधिकार के योग पाया गया। प्रांतीय चुनावों में कुल जनसंख्या का केवल 10% ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया। केंद्रीय व्यवस्थापिका हेतु चुनावों में कांग्रेस को 91% गैर मुस्लिम मत प्राप्त हुए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। HMIS तलवार की रॉयल इंडियन नेवी RIN रेटिंग किसके विरोध में हड़ताल पर चले गए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1, 2, 3 नस्लीय भेदभाव और रुचिकर भोजन INA परीक्षण। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1, 3, 2, 4। अगस्त प्रस्ताव, डोमिनियन स्टेटस का वादा 8 अगस्त 1940, भारत छोड़ो प्रस्ताव 14 जुलाई 1942, INA परीक्षण 1945, RIN रेटिंग का विद्रोह 1946। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी केवल 2। भारतीय नौसेना विद्रोह तब हुआ जब बॉम्बे और कराची में रॉयल इंडियन नेवी में भारतीय नाविक सरकार के खिलाफ उठ खड़े हुए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 2, 4, 1, 3। AV अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, क्लीमेंट एटली ब्रिटेन प्रधानमंत्री, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कैबिनेट मिशन योजना में शामिल नहीं किए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पूर्ण पाकिस्तान के गठन की मांग को स्वीकार करना, ये नहीं शामिल था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों में कौन सा प्रावधान सम्मिलित नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी केवल 6 मुस्लिम बहुल राज्यों में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पाकिस्तान का सृजन, ये नहीं था, बाकी सारे थे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर होगा डी ये सभी। 26 जुलाई 1945 को क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन भारत भेजने की घोषणा की। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, इसके अलावा इसके 2 अन्य सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स एवं AV अलेक्जेंडर थे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1 और 2 सही है।
2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू और उनके सहकर्मियों ने वायसराय की काउंसिल सदस्यों के रूप में शपथ ली। 9 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग के सदस्यों की अनुपस्थिति में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन कर दिया गया। तो ये दोनों सही हो जाएंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में हमारी उपस्थिति का समय सीमित है तथा घटनाओं को नियंत्रित करने की हमारी क्षमता का लगभग ह्रास हो चुका है। हमारी प्रतिष्ठा उन पूर्ववर्ती घटनाओं के कारण है जो हम अपने व्यापारिक चरण में हासिल की थी, किंतु ये भी अब ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। यह कथन किसका है? करेक्ट आंसर होगा बी, लॉर्ड वेवेल। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तारीख को यह घोषणा की थी कि जून 1948 से पूर्व ब्रिटिश सरकार भारतीयों को सत्ता सौंप देगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 20 फरवरी 1947। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ है कथन और कारण। कथन है, एटली सरकार ने कैबिनेट मिशन की घोषणा की, कारण भारत को प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ए सच है लेकिन आर गलत है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, केवल 2 गलत है। तो देख लेते हैं उसे। डी गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो ये गलत है 2, बाकी सही है। कैबिनेट मिशन योजना में भारत के संवैधानिक भविष्य के संबंध में प्रस्ताव दिए गए। इसमें प्रस्तावित किया गया कि सभी अवशिष्ट संख्या प्रांतों में निहित होनी चाहिए और इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल पूर्णतः कैबिनेट मिशन के पक्ष में थे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1, 2, 3। इसने मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत को खारिज कर दिया। केंद्र के लिए केवल 3 विषय यानी विदेशी मामले, रक्षा और संचार आरक्षित थे। प्रांत समूह बनाने के लिए स्वतंत्र थे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान माउंटबेटन योजना से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, संबंधित नहीं है। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह। भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता। ये दोनों शामिल थे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। 15 अगस्त 1947 तक निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य द्वारा भारत में सम्मिलित होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हैदराबाद। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। माउंटबेटन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सत्य है? तो करेक्ट होगा सी, 1, 2। 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर आए। 3 जून 1947 को उन्होंने माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। माउंटबेटन योजना की मुख्य बातों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सत्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 4। पंजाब और बंगाल में हिंदू तथा मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाए और उसमें कोई भी पक्ष यदि प्रांत का विभाजन चाहेगा तो विभाजन कर दिया जाएगा। विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियन तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि वे भारत के किस भाग में रहना चाहते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। 4 जुलाई 1947 भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है क्योंकि करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इस दिन भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक के प्रमुख प्रावधानों के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सही नहीं है, बाकी सही है। प्रस्ताव के आधार पर भारत और पाकिस्तान नाम के 2 अधिराज्यों को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। दोनों अधिराज्य अपनी अपनी संविधान सभा का गठन करेंगे। भारत और पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल से अलग होने का पूर्ण अधिकार होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत के विभाजन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 और 2। वायसराय की सचिवालय में उच्च पद पर कार्यरत वीपी मेनन ने भारत के 2 भागों में विभाजन की योजना बनाई थी। भारत के विभाजन के विरुद्ध हिंदू महासभा ने 3 जुलाई 1947 ईस्वी को काला दिवस मनाया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर।
भारत की स्वतंत्रता के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की सूचना देते हुए शक्ति के औपचारिक हस्तांतरण की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा की गई थी। 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हुए उत्सवों में महात्मा गांधी उपस्थित नहीं थे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसके करेक्ट आंसर से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा जो छोटा सा टारगेट है 1 के सब्सक्राइबर का, उसे पूरा करने में हमारी हेल्प करें। हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इस अधिनियम में ब्रिटिश संसद की अविधायी इच्छा से एक संविधान निर्माण की बात कही गई। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना प्रतिवेदन के अनुसार पंजाब और बंगाल के विभाजन से संबंधित निर्णय इन राज्यों को अपनी अपनी विधान सभाओं के सदस्यों के मतदान के आधार पर लिया जाना था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्रिप्स मिशन प्लान। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा लाया गया निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये सही नहीं है, बाकी सही है। एक अंतरिम संविधान प्रदान करने के लिए भारत सरकार अधिनियम 1935 को संशोधित किया गया था। भारत की अधीनता को समाप्त किया गया। भारतीय अधिराज्य का संवैधानिक प्रमुख गवर्नर जनरल था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है यहाँ अंतरिम सरकार के अन्य मंत्री हो जाएंगे वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना एवं प्रसारण बलदेव सिंह, रक्षा आसिफ अली, रेलवे लियाकत अली, वित्त जवाहरलाल नेहरू, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले एवं कॉमनवेल्थ संबंध। और इसका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 3124। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। पोल रहा है कौन सा कथन असत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इसमें से सारे सही हैं। 24 जून 1946 को कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया गया। मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा की प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया गया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसने यह लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। 1943 में इन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति नियुक्त किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में हिटलर की मदद से फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। इन्होंने दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया। इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का डे 9 और 10 का वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मेहनत हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारा जो छोटा सा टारगेट है 1 के सब्सक्राइबर का, उसे पूरा करने में हमारी हेल्प करें, ताकि हम ऐसे ही मोटिवेट होकर के जल्दी से जल्दी आप तक और भी वीडियोस ला पाएँ। इसलिए फ्रेंड्स, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। Okay friends, thank you for watching our video. Keep supporting us and subscribe our channel Naukri for You. Jai Hind, bye.